जय हिंद दोस्तों। मैं बिहारी नामदेव स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी गुरुकुल पर। तो आइए देखते हैं हम अपनी विश्व भूगोल की अगले भाग में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा। तो आइए स्थलाकृतियों के बारे में और जानते हैं हम कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्थलाकृतियाँ। अब स्थलाकृतियाँ मैंने बता दिया था कि महाद्वीप पर स्थित संरचना। ठीक है, अब संरचना कैसी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है और महीन भी हो सकती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। स्थलाकृति में हम बताएं तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, हिमनद और इधर बना लेते हैं हम झीलें। क्या क्या पढ़ना है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, हिमनद, झीलें। ठीक है, जो कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में है, मेंस में। तो आइए अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं पर्वत। क्या देखना है हमें, पर्वत कि पर्वत कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और पर्वत की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम कि पढ़ना क्या क्या है हमें। ठीक है, हम देखते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत में देखते हैं हम कि पर्वत के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ माउंटेन। ठीक है, फिर हम इसका देखेंगे वर्गीकरण। क्या देखेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका मानव जीवन पर प्रभाव देख लेंगे। ठीक है, मानव जीवन पर प्रभाव। तो आइए पहले हम परिभाषा की ओर चलते हैं कि पर्वत की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति। क्या, द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति स्थलाकृति जो सागर तल से ऊंची है। ठीक है, इसको वैसे पढ़ लेंगे कि सागर तल से ऊंची है और जिसका शीर्ष सकरा होता है तथा ढाल युक्त तो होता है। ठीक है, ऐसा ये शीर्ष सकरा हो गया और ये ढाल होगा। ठीक है, ढाली क्षेत्र हो गया। अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आया गया कि पर्वत की विशेषताएं समझाइए। ठीक है, कि पर्वत की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है, तो पहली, सागर तल से ऊंची। ठीक है, दूसरी बना लेते हैं जिसका शीर्ष सकरा हो। तीसरा, ढाल युक्त संरचना। ठीक है, वनस्पतियों का अभाव हो। पांचवा, हिमावरण हो, हिमावरण रहता है। ठीक है,
और क्या बना सकते हैं हम इसमें, बताइए। ठीक है, इतनी ही बहुत सफिशियंट है 5। अब इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं वर्गीकरण की ओर कि हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखते हैं कि अपने ये परिभाषा तो पढ़ ही ली है, तो उसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है। ठीक है, और यह पहाड़ी से बड़ा होता है। पहाड़ी से बड़ा क्षेत्र पर्वत होता है। पर्वत ज़्यादातर एक समूह में होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम 5 प्रकार से देख सकते हैं। क्या, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके लिए कि कैसे क्या है। ठीक है, इनकी और भी प्रकार से आधार पर देख सकते हैं कि इनका वर्गीकरण हम देखते हैं। ये तो एक सामान्य वर्गीकरण हो गया। अब हम इसका वर्गीकरण देखें पहले क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, हम वर्गीकरण में समझते हैं। ऊंचाई के आधार पर देख लेते हैं हम। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर। ठीक है, और काल के आधार पर, समय पीरियड, समय टाइम पीरियड। ठीक है, अब ऊंचाई के आधार पर हम 3 प्रकार में देखेंगे। कौन कौन से, छोटा, मध्यम और बड़ा। इसको ऐसे देखेंगे अपन कि छोटा मतलब निचले पर्वत, मध्यम ऊंचाई के पर्वत और बड़ी ऊंचाई के पर्वत। ठीक है, या अधिक ऊंची पर्वत। उत्पत्ति के आधार पर कैसा, या निर्माण के आधार पर कैसा क्या हुआ है, तो इसमें देखते हैं हम कि निर्माण इनका कैसे हुआ है। ठीक है, हम निर्माण के आधार पर कैसे देख सकते हैं, हम हमने बताया अभी, ये निर्माण के आधार पर है। ये जो भाग है ये निर्माण के आधार पर है। ठीक है, मुख्यतः होते यही हैं, लेकिन हम इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि निर्माण के आधार पर आपने ये देखा, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि गुंबदाकार पर्वत, जो गुंबद के आकार के होते हैं, और जटिल पर्वत होते हैं। ठीक है, आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉक पर्वत। ठीक है, देखते हैं हम ब्लॉक पर्वत। या बलित पर्वत देखते हैं पहले हम। पहला क्या है अपना, बलित पर्वत। ठीक है, अब हम देखते हैं, आइए कि बलित पर्वत आखिरकार क्या है। बलित, यह एक संपीड़न बल के कारण पृथ्वी की संरचना में उत्थान, या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है उसमें बलन के कारण ऊपर उठना। ठीक है, या अवसादी चट्टानों में बलन से युक्त संरचना बलित पर्वत कहलाती है। अब कौन सा बल लगता है इसमें, तो संपीड़न बल लगता है। ठीक है, और कौन सी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बलित पर्वत को हम देखते हैं पहले। इसको कई भागों में विभाजित कर लेते हैं हम कि इसकी पहले परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, फिर इसका निर्माण, फिर विभाजन, ये भी कई भागों में विभक्त थे।
विशेषताएं, महत्व, किसका महत्व क्या है, और आखिरी में हम इसको निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखते हैं। संपीड़न बल के कारण अवसादी चट्टानों में बलन की क्रिया से इनका उत्थान होना। ठीक है, ऊपर उठना, ऐसे ऐसे बलन पड़ी, जैसी प्लेट में ऐसे ऐसे बलन पड़ी, तो ये जो भाग है, ये भूमि के भाग में, मतलब हम अपन माने ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की भाग है, ये नॉर्मल सरफेस है। यहाँ से जब बलन की क्रिया होती है तो ऐसे ऐसे हुई, तो ये भाग उठ गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर्वत का निर्माण हुआ, तो इसे हमने बलित पर्वत कह दिया। हिमालय भी एक बलित पर्वत का उदाहरण है, जो वर्तमान स्वरूप में अभी भी निर्माणाधीन है, और इसमें भी छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। शिवालिक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम निर्माण देख लेते हैं इसका, कि आखिरकार बलित पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। मैंने बताया ना अभी कि बलन के कारण, अब इसके लिए कुछ विशेष कारण भी तो होने चाहिए कि हम कैसे इसको माने कि कौन सा बलित पर्वत है और कितना बलित है। अब इसको हम देखते हैं निर्माण को दो भागों में, साधारण और दूसरा जटिल। अब जिसमें कम बलन लगेगा, सामान्य बलन, सामान्य बलन या सामान्य संपीड़न बल। ठीक है, और जटिल में अधिक संपीड़न बल। ठीक है, अधिक संपीड़न बल। ठीक है, हो गया। अब हम देख लेते हैं, ये अपना विभाजन हुआ। ठीक है, इसको विभाजन भी पढ़ सकते हैं, निर्माण के बारे में दोनों भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, जैसे कि हिमालय, हिमालय की कई चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, गॉडवन एस्ट, वही है। ठीक है, नंदा देवी, ऐसे रॉकीज एंडीज, ये बलित पर्वत है। ये सबसे ज़्यादा चौड़े भी होते हैं। ठीक है, अब चौड़ाई में हम देख सकते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला देख लो, 7,000 किलोमीटर की। ठीक है, अब इनका ढाल भी तीव्र होता है। हिमालय के ऊपर देखो 8,500-9,000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर कितना ढाल होगा। ठीक है, और इनकी उम्र भी अपरदन क्रिया के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि कितनी है। अपरदन क्रिया के द्वारा हम इनकी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम महत्व देख लेते हैं, इनका महत्व क्या है। अब जैसे हिमालय है, हिमालय हमारे लिए क्या काम करता है, जो हमारी ठंडी हवाएं आ रही, साइबेरिया क्षेत्र से जो हवाएं आ रही है ठंडी, या उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी जलधाराओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, यहाँ ठंडी कम होती है और हमारे लिए शीत क्षेत्रों से बचाता है। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं ब्लॉक पर्वत। और ये हमारा इसके लिए एक दो महत्व और है। अब जैसे पर्वत ऊंचा होगा, ग्लेशियर रहेंगे ऊंचाई पर, तो यह सदा नीरा नदियाँ का उद्गम क्षेत्र होगा। ठीक है, जो हमारे लिए पेयजल का साधन बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत। तो जल्दी देखें, अब हमको पढ़ना है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब ब्लॉक पर्वत क्या भैया, ये ब्लॉक क्या है। अब किसी को ब्लॉक करना, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई, ये दोनों जगह से ब्लॉक हो जाएगा। ये भाग जो है दोनों जगह से ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके लिए अब यहाँ से तो बल लग ही रहा है नीचे से कि भैया हम तो बल लगाएंगे ही। अब ये अवरोधक बने हैं ये दोनों भाग। ठीक है, अब ये अवरोधक जब बने हैं तो अवरोधकों को कि जब सहारा नहीं मिलेगा तो भैया मैच उठ जाएंगे, तो ये दोनों भाग स्थिर रहेंगे और ये भाग उठ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बलित पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत कहते हैं, बलित पर्वत, बलित नहीं ब्लॉक पर्वत, सॉरी। ठीक है, अब इसको भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहते हैं। कौन सा पर्वत, भ्रंशोत्थ, जिसका भ्रंश के सहारे उत्थान होना ही भ्रंशोत्थ पर्वत है। अब देखिए ये भ्रंश पर्वत ये है,
ये भ्रंश पर्वत है, लेकिन ये भ्रंशोत्थ, इसका अर्थ क्या है? भ्रंशोत्थ, भ्रंश के सहारे। ये भ्रंश है तो इसके सहारे अब ये ऊपर उठ जाएगा, ये भ्रंशोत्थ हो गया। ठीक है, ये अपना ब्लॉक पर्वत हो गया। अब इसकी परिभाषा देखें अपन कि भूपटल पर तनाव या पटल विरूपणी बल के कारण भ्रंश के सहारे निर्मित पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। अब इसके लिए सिद्धांत भी है कुछ, कि अब जैसे इसके 3 भाग देखते हैं अपन कि मध्य मानो, बताएं आपको कि ये भूमि हो गई, ये भूस्थिर हो गया, अपना भूखंड हो गया। इसे हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले भाग में इधर बीच वाला भाग स्थिर रहेगा, ये तो उठ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले भाग में पार्श्व भाग अपनी जगह पर रहेगा, मतलब पिछला वाला भाग अपनी जगह पर रहेगा, और संपीड़न बल के कारण बीच वाले भाग में उत्थान हो जाएगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे ऐसे। ठीक है, और भ्रंश के बीच या मध्य भाग में स्थिर रहे पार्श्व खंड में उत्थान हो जाए। अब यही उत्थान हो गया, मतलब उठना, यही है एक तरीके से ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, ये आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं, ये कम ऊंचे होते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई कम होती है, इनका शीर्ष समतल होता है, शीर्ष इनका समतल होता है, ऐसा मेजनुमा होता है। ठीक है, इन पर्वतों के निर्माण में संपीड़न बल तथा तनाव बल दोनों कार्य करते हैं। इस प्रकार के पर्वत भ्रंश घाटी का निर्माण करते हैं, और भ्रंश के सहारे नदियां बहती हैं, तो भ्रंश घाटी, यहां पे नदियां बहेंगी, इधर से नदियां बहा दो तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। ठीक है, अब जैसे रायन नदी, नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी के सहारे बहती है। अब नर्मदा नदी कैसे बहती है भ्रंश के सहारे, आइए हम देखते हैं, आपको बताते। तो देखिए, ये अपनी श्रेणी हो गई एक, ये अपनी एक श्रेणी हो गई। ठीक है, ये अपनी कौन सी श्रेणी हो गई? विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, और ये हो गई अपनी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इसके बीच में नर्मदा बहती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, निकलती कहाँ से है? सतपुड़ा पर्वत से। सतपुड़ा पर्वत की कौन सी श्रेणी से? मैकाल श्रेणी से। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। ये हमने ब्लॉक पर्वत पढ़ लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सा पर्वत? गुंबद आकार पर्वत। गुंबद के आकार, ठीक है, गुंबद के आकार का पर्वत देखने वाली है। जैसे ये हो गई अपनी गुंबद, ऐसा पर्वत बनना। ठीक है, परवलय आकार, इसको हम परवलय आकार भी कहते हैं। तो ये किस कारण होता है? पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल के कारण निर्मित। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। और भैया ये ज्वालामुखी है अपना, इधर ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना ज्वालामुखी। अब इधर से उद्गार होगा। ठीक है, जैसे ही उद्गार हुआ लावा बहा। ठीक है, ऐसे से लावा बह गया। अब ये जहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ, ठीक है, एकत्रित हो जाएगा, वहाँ पर एक संरचना निर्मित होगी, उसे हम कहेंगे पठार। ठीक है, अब ये बीच वाले स्थलखंड भाग है ना, जो स्थलखंड है, इन स्थलखंडों में इन पर लावा जमेगा, और जमेगा तो ये ऊपर हो जाएंगे। ऊपर होंगे तो यहाँ पर पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, ये शंकु के आकार की, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो आइए हम और आगे देखते हैं।
हम देखते हैं कि निर्माण काल के आधार पर पर्वतों का निर्माण कैसे, कहाँ, कब हुआ। ठीक है, अब निर्माण काल के आधार पर ज़्यादा वो तो नहीं है, जैसे कार्बोनिफेरस में हुआ किसी का निर्माण हर्षियन काल में हुआ, किसी का निर्माण अल्पाइन काल में हुआ, तो इस प्रकार हो गया। तो हम आगे देखते हैं अपना कि पर्वतों को निर्माण में कुछ ऐसे तो कोई कह नहीं देगा कि भैया पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो हम यहां देखते हैं कि अब हमें पढ़ना है सिद्धांत, उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत। ठीक है, उत्पत्ति की क्या सिद्धांत है वह आगे देखते हैं हम। क्या सिद्धांत रहे। ठीक है, उत्पत्ति के सिद्धांतों की ओर चर्चा करते हैं हम। तो देखते हैं, हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो अपना हो गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा हो गया अपना प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, तो पहले इससे पहले हम की सिद्धांत पढ़ें, उसके पहले हम इसके महत्व को जान लेते हैं कि आखिरकार पर्वतों का महत्व हमारे लिए क्या है। ठीक है, हम पढ़ेंगे पर्वतों का महत्व पहले। क्या? पर्वतों का महत्व। तो आइए देखते हैं अब किन किन संदर्भों में हम पर्वतों का महत्व देख सकते हैं। तो इसके लिए आप बताइए हमारे लिए कि हम क्या क्या देख सकते हैं। इसके लिए पता है किसी को? चलिए मैं बताता हूं। तो महत्व के लिए अब हम देखते हैं कि पर्वत क्या क्या कर सकते हैं। इतना में देखिए अपन। तो सबसे पहला जलवायु निर्धारक है। ठीक है, इसके बाद वर्षा का निर्धारण, वर्षा निर्धारण, मौसम, नदियों का उद्गम, हिमनद, चारागाह, जैव विविधता, और प्राकृतिक सीमा। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि जलवायु को निर्धारण कैसे करते हैं। उष्ण और शीत, जहां पर्वतों का विस्तार होगा वहां उष्ण जलवायु का विस्तार होगा। ठीक है, और जहां नहीं होगा वहां शीत होगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी जलधाराओं में, ठंडी हवाओं के कारण वहां पर शीत होगी, मतलब ठंडी क्षेत्र पाई जाएगी। और वर्षा का निर्धारण, अब संघनन होगा, जब संघनन होगा और पर्वतीय वर्षा का निर्धारण होगा। ठीक है, मौसम, मौसम कई प्रकार कहीं कहीं बदलते रहते हैं, कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं वर्षा, कहीं कुछ। अब इसके बाद देखते हैं नदियों का उद्गम। अब नदियों का उद्गम, जहां ऊपर ग्लेशियर रहेंगे, बर्फीला क्षेत्र रहेगा, तो वहां से बर्फ जब पिघलेगी उष्णता के कारण, तो वहां से नदियों का उद्गम होगा, वहां से जल प्रवाह होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ हिमालय से देखिए गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों और अन्य नदियों का उद्गम होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हिमनद। हिमनद क्या है? हिमनद वह क्षेत्र है जो मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर पाए जाने वाला ठोस बर्फ का क्षेत्र, जहां पर बर्फ ठोस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चारागाह, अब वहां पर बड़ी बड़ी वनस्पतियां तो होती नहीं है, छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं जिनसे पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था होती है। ठीक है, जैव विविधता, अब यहाँ कोई रहने तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पशुओं का संकेंद्रण पाया जाएगा, पशु रहेंगे,
तो वनों का विस्तार होगा निचले भाग में, तो वहाँ पर जैव विविधता का विस्तार होगा। अब प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं। प्राकृतिक सीमा क्या है? अब जैसे हमारी भारत देश की प्राकृतिक सीमा हिमालय के द्वारा चीन और हिमालय भारत के बीच की प्राकृतिक सीमा है, जो कि पहले से ही निर्धारित है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता में हमारा भारत का पश्चिमी घाट देख लीजिए, ये वाला पूरा क्षेत्र, नीलगिरी वाला, नीलगिरी अनायमुदी अष्टमुदी, ये सब देख लेते हैं। यहाँ पर पर्वतीय भाग है, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं। ये जैव विविधता का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अगले भाग में कि पर्वतों के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पर्वतों के निर्माण के सिद्धांत। तो ठीक है, जब तक के लिए अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। Oh, you make me wanna talk back.